जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब हब। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे राज्य व्यवस्था और संविधान का पहला लेक्चर है। हम कंप्लीट राज्य व्यवस्था कवर करेंगे और संविधान। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, राज्य शब्द का बेसिकली यूज़ हम करते हैं एमपी यूपी या किसी भी राज्य को डिफाइन करने में करते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वो डिसाइड हुआ था मॉन्टविडियो कन्वेंशन में। ये कन्वेंशन हुआ था 1933 में। मॉन्टविडियो ये उरुग्वे देश की राजधानी है। यहाँ पे राज्य के चार तत्व डिसाइड हुए। ये चार तत्व मिलकर एक राज्य की स्थापना करते हैं। कौन से? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। आपके जो जैसे आंतरिक मामले एक होते हैं और एक होते हैं बाहर मामले। आंतरिक मामले जैसे राम मंदिर पे फैसला या फिर किसान बिल, ये सभी आंतरिक मामले। बाहर मामले जैसे किसी अन्य देश के साथ संधि समझौता या फिर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक या कोई भी युद्ध, तो ये चीज़ें बाहर मामले में। और भारत इन दोनों मामलों में स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें कि भारत एक राज्य की श्रेणी में आता है या नहीं, तो भारत के पास भूभाग है, भारत के पास जनसंख्या है, भारत के पास सरकार भी है और भारत एक संप्रभुत्व देश है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। तो भारत एक राज्य की श्रेणी में आता है। अब एक सवाल कि 1947 के पहले भारत एक राज्य की श्रेणी में था या नहीं? तो समझो, भारत के पास जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर तो था, जियोग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन भी थी और गवर्नमेंट भी थी। लेकिन गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और हमारे पास हम संप्रभुत्व देश नहीं थे, हम अपने निर्णय खुद नहीं ले रहे थे। निर्णय कौन ले रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट निर्णय ले रही थी। तो हम संप्रभुत्व देश नहीं थे। तो 1947 के पहले हम एक राज्य की श्रेणी में नहीं थे या भारत एक राज्य की श्रेणी में नहीं था। ठीक। व्यवस्था, देखो, व्यवस्था होती है सेट ऑफ रूल्स। अगर आपको कहीं पे व्यवस्था बना के रखनी है तो वहाँ पे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो सेट ऑफ रूल्स। और यही सेट ऑफ रूल्स क्या संविधान है? संविधान में नियम ही लिखे गए हैं एक तरह से, जो अधिनियम होते हैं। तो सिंपल भाषा उसकी नियम ही है, नियम लिखे गए हैं वहाँ पे। तो किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानून को संविधान कहते हैं। ठीक। नाउ, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, दो तरह की प्रकृति होती है। एक तो होता है दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन, और एक होता है राजनीतिक प्रकृति के आधार पे। दस्तावेज कैसे? देखो, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म लिखे गए हैं, जो संविधान है वो लिखा गया है या अनरिटन है। तो जो भारत का संविधान वो तो लिखा गया है, संविधान लिखा गया है। 1950 में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी। और अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। अमेरिका के संविधान में टोटल 7 आर्टिकल हैं, जो सबसे कम है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा संविधान किसका? अमेरिका का। और भारत का कैसा है? सबसे बड़ा संविधान है आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो इसका पूरा पार्ट लिखा गया है, संविधान का पूरा पार्ट लिखा गया है। तो ये लिखित संविधान। अलिखित संविधान मतलब इसका बहुत ही कम पार्ट लिखा गया है, बहुत ही कम पार्ट लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि सबको याद है, कम पार्ट लिखा गया है और ये टुकड़ों में है। मतलब एक जगह किसी चीज़ से रिलेटेड कानून है, एक जगह किसी चीज़ से रिलेटेड कानून है। तो ये अलिखित संविधान। ये कैसे? एक तो ब्रिटेन का हो गया, एक सऊदी अरब का हो गया, इजराइल भी इसी श्रेणी में है। और राजनीतिक प्रगति के आधार पे होता है, एक तो होता है एकात्मक संविधान और एक होता है संघीय संविधान।
जहाँ पे सत्ता की पावर एक में हो तो वो एकात्मक संविधान। जैसे ब्रिटिश है, ब्रिटिश में आज भी क्राउन होते हैं, राजा होते हैं वहाँ पे, ठीक। ऐसा ही फ्रांस में है, फ्रांस में भी एकात्मक संविधान है। संघीय संविधान, संघीय संविधान यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जगह संघीय संविधान है। मतलब केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर शासन करते हैं। देखो, भारत पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है ब्रिटिश कंपनी का। ब्रिटिश कंपनी, क्योंकि उसी ने शासन करा था। 1600 में आए और 1947 में आज़ादी मिली। तो बेसिकली इनके ब्रिटेन से एक्ट बन के आते थे भारत, और भारत में अप्लाई करते थे। तो एक तरह से भारत की व्यवस्था उसी के अकॉर्डिंग बन गई थी। तो इसीलिए ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान पे पड़ा हुआ दिखता है। तो आखिर ब्रिटेन में ऐसा क्या, मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो कंपनी आई थी, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था भारतीय संविधान पे। देखो, 2 युद्ध हुए थे इतिहास के सबसे भयंकर, जो अंग्रेज़ों के लिए बहुत लाभदायक रहे थे। एक हुआ था प्लासी का युद्ध, 1757 में हुआ था, और एक हुआ था बक्सर का युद्ध। प्लासी जगह है पश्चिम बंगाल में और बक्सर जगह है बिहार में। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्यों? एक रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। देखो, इस रॉबर्ट क्लाइव के पास थी करीब 300 की सेना, और सिराजुद्दौला के पास थी करीब 10,000 सैनिक। लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने एक षड्यंत्र रचा कि जो सिराजुद्दौला है, इसके यहाँ पे जाओ और भ्रष्ट लोगों को सर्च करो। इसकी एक ऐसी चाल इसने चली। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला के जितने भी रिलेटिव थे वो सभी इसके गद्दार थे, इसके गद्दार थे। जिसमें से सबसे मुख्य था सेनापति मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, और क्लाइव ने मीर जाफ़र को अपने साथ मिला लिया था। तो युद्ध करने गए तो सरेंडर कर दिया था मीर जाफ़र ने। क्लाइव ने कहा कि जब सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। तो नवाब बनने के लालच में ये हार मान ली इसने। तो सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब किसको बना दिया? मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र एक तरह से एक कठपुतली नवाब था। रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेज़ जो भी बोलते थे वही इसे करना है। तो एक सवाल आता है कि पपेट नवाब या कठपुतली नवाब किसे कहा जाता है? तो मीर जाफ़र को कहा जाता है। तो इसके बाद मीर जाफ़र जब नवाब बना तो इसके ऊपर बहुत प्रेशर आने लगा। अंग्रेज़ पैसे से रिलेटेड मामले बहुत चीज़ें खुद करते थे, टैक्स फ्री व्यापार और बहुत सी चीज़ें, और इसके प्रेशर इसके ऊपर आता था मीर जाफ़र के पास, क्योंकि इसके पास शासन चलाने के लिए पैसे नहीं थे। सारे पैसे किसके पास? अंग्रेज़ों के पास थे। तो ये मीर जाफ़र ने मीर जाफ़र ने ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे झूठे इल्ज़ाम लगा के हटा दिया और नवाब बना दिया मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को। जब मीर कासिम नवाब बना तो ये थोड़ा समझदार था। इसने शस्त्रागार खोले, टैक्स लगाना शुरू किया। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इसने काफ़ी काम किए। तो अंग्रेज़ इससे चिढ़ने लगे और इसको नवाब पद से हटा दिया। तो ये गया मुग़ल, अवध और बंगाल। मीर कासिम ने 3 जगह की सेना संयुक्त करी। कौन सी? मुग़ल जो केंद्र में है, अवध के नवाब और बंगाल का नवाब मीर कासिम। इसने सेना तैयार करी और अंग्रेज़ों के साथ फिर से युद्ध करा। हेक्टर मुनरो उस समय सेनापति था।
इसे बोला जाता है बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। किसके बीच? मुनरो और संयुक्त सेना। कौन? मुगल में शाह आलम द्वितीय, अवध से शुजाउद्दौला और मीर कासिम बंगाल से। लेकिन इस युद्ध में भी ये लोग हार गए और अंग्रेज़ जीत गए, और ये एक निर्णायक युद्ध था। मतलब ये जो मुग़ल है अवध, और ये उस समय पे इतने सबसे शक्तिशाली राज्य थे। सबसे शक्तिशाली राज्य मुग़ल, अवध और बंगाल थे, और ये हार गए। तो अब समझ में आ गया था कि अब आगे जो भी राज्य करेगा वो ब्रिटिश होगी, ब्रिटिश कंपनी। तो इसके बाद, इस युद्ध के बाद 1764 में, इसके बाद हुई क्या? इलाहाबाद की संधि। 2 बार हुई थी, एक बार 12 अगस्त और एक बार 16 अगस्त, शाह आलम द्वितीय के साथ और शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। और इस संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन शुरू हुआ है। द्वैध शासन का अर्थ ऐसा है कि देखो, 2 तरह के मामले होते हैं, एक तो दीवानी राइट और एक होता है निजामत राइट। दीवानी राइट मतलब है संपत्ति से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, टैक्सेस हैं, तो वो उससे रिलेटेड है, संपत्ति से, दीवानी राइट। और नियामत से रिलेटेड है शासन, शासन संबंधी राइट। तो अंग्रेज़ों ने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो संपत्ति राइट है वो हम अपने पास रखते हैं, और शासन आप करो, शासन नवाब करेगा, और जो संपत्ति से रिलेटेड मामले हैं वो ब्रिटिश कंपनी संभालेगी। इसे ही कहा जाता है बंगाल में द्वैध शासन। तो शासन चलाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है, संपत्ति की ज़रूरत होती है, पैसे। लेकिन वो पैसे किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो शासन भी नवाब अच्छे से नहीं चला पाते। तो ये चीज़ आगे चल के क्या हुआ था, जो इस द्वैध शासन के बाद अंग्रेज़ों के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 जगह के राइट आ गए। किसके पास? अंग्रेज़ों के पास। टैक्स वसूलने के, संपत्ति से रिलेटेड हर एक चीज़ करने के राइट किस अंग्रेज़ों के पास आ गए। लेकिन इसके बाद भी कि कम से कम बहुत सारा एरिया अंग्रेज़ों के पास आ गया था पैसे से रिलेटेड, लेकिन फिर भी कंपनी घाटे में जा रही थी। घाटे में जा रही थी। करीब 10 लाख पाउंड कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगा। तो ये जब लोन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश क्राउन को ये बात पता चली कि कंपनी को लोन चाहिए, तो देखो इतने सारे राइट है, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और एकमात्र कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही है, फिर भी लोन मांग रही थी, फिर भी कंपनी लोन मांग रही थी। तो ब्रिटिश क्राउन ने एक सीक्रेट कमेटी बनाई। उस समय लॉर्ड नॉर्थ थे पीएम। इन्होंने एक सीक्रेट कमेटी बनाई और उन्हें उनसे कहा कि आप जाओ कंपनी के बारे में रिसर्च करो कि आखिर हो क्या रहा है, ये 10 लाख पाउंड क्यों चाहिए कंपनी को। तो जब सीक्रेट कमेटी आई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, तो उन्होंने बताया कि कंपनी में मचा हुआ है भ्रष्टाचार, कंपनी की स्थिति बहुत ही ख़राब है, और द्वैध शासन शुरू हो गया है। लोग निजी व्यापार कर रहे हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो निजी व्यापार कर रहे हैं कंपनी का व्यापार छोड़कर। इसलिए जो ब्रिटिश में कंपनी की फैमिली थी वो बहुत ही रॉयल तरीके से रहती थी, लेकिन कंपनी जा रही थी घाटे में। तो रिपोर्ट सबमिट हुई, और फिर ब्रिटिश क्राउन ने, राजा ने एक एक्ट निकाला, रेगुलेटिंग एक्ट, नियंत्रण अधिनियम 1773 में आया। और ये जो नियंत्रण अधिनियम है, इसे ही बोला जाता है भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रथम नियंत्रण। भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रथम नियंत्रण, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें कुछ प्रावधान थे एक्ट में। कैसे प्रावधान? जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। देखो, भारत में बहुत जगह
कंपनी का रूल था। जैसे यहाँ पे बंगाल हो गया, यहाँ पे मद्रास हो गया, यहाँ पे बम्बई। यहाँ पे पर्सनल सबके गवर्नर थे, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर। तो अब जब सीधा क्राउन शासन कर रहा है, सीधा नियंत्रण क्राउन कर रहा है, तो अभी जो रिपोर्ट अब सबमिट करेगा उसको, तो वो कौन होगा? बंगाल का गवर्नर। मतलब जो भी शक्तियाँ थी, जो भी शक्तियाँ काम कर रही थी, अब ये दोनों रिपोर्ट किसको करेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल को। और बंगाल का गवर्नर जनरल किसे रिपोर्ट करेगा? क्राउन को, ब्रिटिश में। ठीक। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर था, उसे बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और अगर सवाल आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर था उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग और इसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। इसके साथ क्या था? 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनाई गई। देखो, जो अब बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसके लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनाई गई। 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ाया गया। देखो, 2 तरह के एकाधिकार होते हैं, एक होता है व्यापारिक एकाधिकार और एक होता है राजनीतिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार मतलब कि सबसे पहले तो एकाधिकार का मतलब समझो। मतलब एक का अधिकार मतलब अगर भारत में ब्रिटिश कंपनी है तो और कोई दूसरी कंपनी ब्रिटिश से भारत में नहीं आएगी व्यापार करने के लिए। ब्रिटिश कंपनी का भारत पर एकाधिकार है और दूसरी कोई कंपनी नहीं आएगी, मतलब सिर्फ एक का अधिकार। तो जो व्यापारिक एकाधिकार है, जो व्यापार से रिलेटेड अधिकार है कंपनी के, वो बढ़ा दिए गए 20 वर्षों के लिए, कि 20 वर्षों तक सिर्फ आपकी कंपनी व्यापार करे और कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी। राजनीतिक एकाधिकार भी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए कि शासन भी आप ही करो, राज आप ही करो 20 वर्षों के लिए। 20 वर्षों के बाद क्या होगा? अधिनियम आएंगे, उसमें देखा जाएगा। तो 20 वर्षों के लिए व्यापारिक भी कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और शासन भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। कब? 1774 में। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। और इसके साथ 3 सदस्य और थे, चैम्बर्स, लैंगस्टर और हाइड, 3 सदस्य थे। एक सवाल आता है कि वायसराय जिस पे महाभियोग चलाया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग पे महाभियोग चलाया गया था। मतलब महाभियोग का अर्थ होता है हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया। तो ये वियोग वॉरेन हेस्टिंग पर चला था। इसके साथ क्या हुआ था? उपहार, रिश्वत, निजी व्यापार, जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं निजी व्यापार कर रहे हैं कंपनी का छोड़कर, तो इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया कि ये सब अलाउ नहीं है। भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण। भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण किस एक्ट द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। समझो, देखो, शासन एक यहाँ पे बम्बई में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मद्रास में भी थी और बंगाल में भी थी। इन सब की पावर किसके अंडर काम कर रहे हैं? अब ये कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अब ये जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी है ये किसको रिपोर्ट करेंगी? बंगाल के गवर्नर जनरल को। मतलब शक्तियाँ एक जगह एकत्रित हो रही हैं। तो इसी को कहा गया है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। देखो कितने प्रावधान है। सबसे पहला तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, पहला वॉरेन हेस्टिंग। 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनाई गई। 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 में।
जिसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। इसके साथ 3 सदस्य और थे। रिश्वत निजी व्यापार पर रोक लगाया गया। ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण हुआ और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये सभी प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थे। लेकिन कहते हैं कि पहली बार जब भी कोई काम करो तो अच्छा नहीं होता, तो इसमें भी बहुत सारी कमी थी, जिसे दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था। ये बेसिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। देखो उस समय ये जो नियम आया था, ये अधिनियम आया था, तो ये पिट्स, वहाँ पे पीएम थे पिट्स, इनकी सिफारिश पे आया था, तो इसीलिए इसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसमें प्रावधान थे 1773 में, देखो 1764 में बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ था और 1773 में बंगाल में द्वैत शासन ख़त्म कर दिया गया था। अब इसमें क्या है, भारत में फिर से द्वैत शासन शुरू होगा, लेकिन किस तरह का। कंपनी में 2 विभाग बनाए जाएंगे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर हमेशा कंपनीज़ में होते हैं जो व्यापारिक मामले संभालते हैं, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये संभालते थे व्यापारिक मामले। इसमें सदस्य कितने थे, 24 सदस्य थे। एक विभाग बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें सदस्य 6 थे और ये राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए बनाया गया था विभाग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सदस्य 6 थे और राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले संभालने के लिए। और ये जो 6 सदस्य है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, क्राउन करेगा। दो क्राउन का लालच भी ख़त्म नहीं होगा। अभी यहाँ पे कंट्रोल करा है, अब धीरे धीरे यहाँ पे भी कंट्रोल करेगा, कंपनी में भी जाएगा और एक टाइम पे आके कंपनी को भी समाप्त कर देगा और फिर डायरेक्ट वही नियंत्रण करेगा, ब्रिटिश क्राउन। ठीक। अब देखो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी जिसमें सदस्य 4 थे, 1773 के एक्ट में बनाई गई थी और 1774 के एक्ट में 1784 के एक्ट में सदस्य संख्या 3 कर दी, 4 से सदस्य संख्या 3 कर दी। कंपनी की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया और पहली बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहली बार जो कंपनी ने क्षेत्र अर्जित किए हैं, जो कंपनी ने क्षेत्र जीते हैं, उसे कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। जितने भी क्षेत्र कंपनी में जीते हैं कंपनी ने, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इसके बाद 1773 का प्रथम चार्टर एक्ट आता है। देखो चार्टर का अर्थ होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र मतलब देखो भारत में शासन कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसको ये अधिकार कौन दे रहा है शासन करने का, क्राउन। किसके द्वारा, अधिकार पत्र द्वारा। क्राउन कहता है कि आप, ये है आपका अधिकार पत्र, आप शासन करो यहाँ पे 20 साल के लिए, या जितने साल उसमें मेंशन हो, लेकिन 20 साल ही होता है। हर 20 साल एक्ट आता है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बाद आया 1793 का रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट। ये सभी 20-20 वर्ष के अंतराल में ही आए हैं। तो देखो 1793 का चार्टर एक्ट, अब इसमें भी क्या हुआ, व्यापारिक मामले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए कि कंपनी से कहा कि आप 20 वर्षों के लिए और व्यापार करो, आपसे और कोई कंपनी भारत में नहीं आएगी। 20 वर्षों के लिए राजनीतिक एकाधिकार भी बढ़ा दिए गए, कहा कि आप राजनीति भी 20 साल करो और राज करो। लेकिन देखो इसमें क्या हुआ कि व्यापारिक मामले जो हैं, व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा तो दिए, लेकिन कंपनी से कहा कि अगर आप किसी को अनुमति देते हैं तो वो कंपनी ज़रूर आ सकती है भारत में व्यापार करने के लिए। मतलब व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति किसको मिल गई, कंपनी को, कि जब कंपनी कहेगी तभी कोई कंपनी, दूसरी कंपनी भारत आके व्यापार कर सकती है।
कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजकोष से जाने लगा। देखो, जो कंपनी के कर्मचारी थे उन सभी का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो कल। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।